कोलकाता की उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता। बाहर बारिश की हल्की फुहारें थीं, छत पर पानी की बूंदें एक अजीब सी लय में गिर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य संगीतकार किसी उदास राग को धीरे धीरे बजा रहा हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक में एक अजीब बेचैनी थी, जल्दी की नहीं, भारी थी, जैसे वह दस्तक किसी थके हुए और डरे हुए इंसान के हाथों से निकली हो। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र कोई 50 के करीब होगी, कद मझोला, शरीर भारी, लेकिन उस शाम वह भारी शरीर भी किसी अदृश्य अदृश्य बोझ तले दबा हुआ लग रहा था। उसने कोट पहना हुआ था जो भीगा हुआ था। बाल माथे पर चिपके थे। आंखों में वह चीज थी जो मैंने पहले भी देखी थी। वही खौफ, वही बेबसी जो किसी इंसान की आंखों में तब आती है जब वह किसी ऐसी चीज से डर रहा हो जिसे वह खुद समझ नहीं पाता। व्यमकेश कहाँ है? उसने पूछा। आवाज में कंपन था। मैंने उसे अंदर बुलाया। ब्योमकेश अपने कमरे में था। वह किसी पुरानी फाइल में कुछ देख रहा था। जब हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो उसने ऊपर देखा। एक पल को उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर ठहरी, फिर उसने शांत स्वर में कहा, बैठिए। आदमी बैठ गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कोट की जेब में हाथ डाला और 3 लिफाफे निकालकर मेज पर रख दिए। मेरा नाम शिशिर मुखर्जी है, वह बोला। मैं व्यापारी हूं। कोलकाता में मेरा काफी कारोबार है, पर पिछले 3 हफ्तों से कुछ ऐसा हो रहा है जिसने मेरी नींद उड़ा दी है। ब्योमकेश ने वे लिफाफे उठाए, एक एक करके खोले। हर लिफाफे में एक सादा कागज था और हर कागज पर एक ही पंक्ति लिखी थी, हिसाब बाकी है। ब्योमकेश ने वे कागज ध्यान से देखे। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था, पर मैं उसे इतने सालों से जानता था कि समझ गया। उसके भीतर कुछ जागा था। यह हस्ताक्षर किसका है? उसने पूछा। शिशिर मुखर्जी के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, दर्द और खौफ और शर्म सब एक साथ। मेरे बड़े भाई का, तरुण मुखर्जी, जिनकी मौत 5 साल पहले हो गई थी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। मैंने शिशिर की तरफ देखा, फिर ब्योमकेश की तरफ। ब्योमकेश के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस वही शांत जिज्ञासा। कैसे मरे थे तरुण मुखर्जी? उसने पूछा। विमान दुर्घटना में, शिशिर ने धीमे स्वर में कहा। 5 साल पहले जमशेदपुर से कोलकाता आ रहे थे। विमान बीच रास्ते में गिर गया। कोई नहीं बचा। ब्योमकेश ने वे कागज फिर से देखे, बहुत ध्यान से, जैसे उन शब्दों के पीछे कोई और भाषा छिपी हो। ये चिट्ठियां कब से आ रही हैं? 3 हफ्ते से। हर सोमवार को, नियम से, डाक से नहीं आती, सीधे मेरे घर के दरवाजे के नीचे से सरकाई जाती हैं। मेरे नौकर ने कहा कि उसने कभी किसी को देखा नहीं। तुमने पुलिस को बताया? शिशिर ने हल्के से हंसा। वह हंसी उदास थी। पुलिस को क्या बताता कि मेरे मरे हुए भाई की चिट्ठियां आ रही हैं? वे मुझे पागल समझते। ब्योमकेश उठा, खिड़की के पास गया। बाहर बारिश अब थम गई थी। गीली सड़क पर रोशनी फिसल रही थी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने पूछे बिना पीछे देखे। शिशिर ने एक गहरी सांस ली। हम पुरानी हवेली में रहते हैं, कस्बा पाड़ा में। परिवार में मैं हूं और तरुण भाई की पत्नी है, भाभी, सुलोचना। वह हवेली नहीं छोड़ती 5 साल से। उन्हें यकीन है कि भाई साहब वापस आएंगे। ब्योमकेश पलटा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। और कौन? हमारा पुराना मुंशी है, नीलमाधव। 50 साल से परिवार के साथ है, हर रात जानता है। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर समरेश बोस। वह पिछले 2 महीने से हवेली में ही ठहरे हुए हैं। सुलोचना भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए। ब्योमकेश वापस मेज के पास आया। उसने वे तीनों कागज फिर उठाए और उन्हें एक बार और देखा। हम कल सुबह आएंगे तुम्हारी हवेली में। शिशिर की आंखों में राहत की एक हल्की सी लकीर दौड़ी। फिर वह उठा, जाने लगा। दरवाजे पर रुककर पलटा। एक बात और है, उसने कहा। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। चिट्ठी का हस्ताक्षर। मैंने विशेषज्ञ को दिखाया था। उसने कहा कि यह हस्ताक्षर नकली नहीं है, और वह चला गया। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। वह अभी भी उन कागजों को देख रहा था। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। वह बोला, यह बहुत दिलचस्प है अजित। कोई मरे हुए आदमी का असली हस्ताक्षर इस्तेमाल कर रहा है।
और सिर्फ एक काम के लिए, किसी को डराने के लिए। पर सवाल यह है कि डराने की जरूरत क्यों है? मैंने कहा, हो सकता है ये कोई पागल हो या कोई दुश्मन। नहीं, उसने सिर हिलाया। पागल इतना नियम से काम नहीं करते। हर सोमवार बिना चूके यह किसी ने सोच समझ कर किया है। और देखो इन शब्दों को, हिसाब बाकी है। ये धमकी नहीं है, ये याद दिलाना है। जैसे कोई कह रहा हो कि मैं जानता हूं तुमने क्या किया। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अगली सुबह जब हम हवेली की तरफ निकले तो आसमान में बादल घिरे हुए थे। रास्ते में ब्योमकेश ज्यादा नहीं बोला। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। मैं जानता था उसका दिमाग काम कर रहा है, धीरे धीरे पर बहुत गहराई से। कस्बा पाड़ा की गलियां तंग थीं। जब हमारी गाड़ी मुखर्जी हवेली के सामने रुकी तो मैंने पहली बार उस इमारत को देखा और मुझे लगा जैसे वह इमारत हमें देख रही है। यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां रोज का जीवन चलता हो। यह वह जगह थी जहां समय ठहर गया हो। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। छत पर पुराने पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे वे किसी की रक्षा कर रहे हों या किसी को कैद किए हों। लोहे का बड़ा दरवाजा जंग खाया हुआ था। उस पर मुखर्जी परिवार का पुराना निशान था। एक उल्लू। मैं जरा रुका। उस उल्लू के निशान को देखता रहा। उसकी आंखें खाली थीं, पत्थर की। पर उस सुबह उन खाली आंखों में कुछ था। अजित, ब्योमकेश ने कहा। मैं पलटा। वह पहले ही अंदर जाने के लिए तैयार था। हम अंदर दाखिल हुए। शिशिर मुखर्जी दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी था, 5 फुट का, दुबला, झुकी हुई कमर, सिर पर सफेद बालों की पतली चादर, आंखें छोटी और गहरी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कम कहा हो। यह नीलमाधव है, शिशिर ने कहा। हमारे मुंशी। नीलमाधव ने हाथ जोड़े। उसके हाथ सूखे थे, नसें उभरी हुई थीं। वह चुप रहा। ब्योमकेश ने उसे एक नजर देखा, फिर शिशिर की तरफ मुड़ा। हम अपना सामान रखकर थोड़ा हवेली देखना चाहते हैं। शिशिर ने नीलमाधव की तरफ इशारा किया। मुंशी जी नसीरे इन्हें दिखाएंगे। नीलमाधव हमें लेकर आगे बढ़ा। हम एक लंबे गलियारे से गुजरे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, मुखर्जी परिवार के पुराने सदस्यों की तस्वीरें। सबके चेहरे गंभीर थे। एक तस्वीर पर मेरी नजर रुकी। 2 लड़के, एक बड़ा एक छोटा, दोनों एक साथ खड़े थे। बड़े के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, छोटे के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी। यह कौन है? मैंने नीलमाधव से पूछा। वह रुका, तस्वीर की तरफ देखा। आवाज में कुछ आया जो मैं पकड़ नहीं पाया। तरुण बाबू और शिशिर बाबू बचपन में। और कितनी उम्र रही होगी इस तस्वीर में तरुण बाबू की? कोई 12-13 साल। तरुण बाबू हमेशा से समझदार थे, शांत, धैर्यवान। शिशिर बाबू से बड़े थे 2 साल, पर स्वभाव में कहीं ज्यादा बड़े थे। नीलमाधव की आवाज में कुछ था, बहुत हल्का सा, पर था। हम आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा था, भारी, लकड़ी का। उस पर ताला नहीं था, पर वह बंद था। यह किसका कमरा है? ब्योमकेश ने पूछा। नीलमाधव एक पल रुका। तरुण बाबू का। उनके जाने के बाद से बंद है। सुलोचना देवी ने कहा है कि इसे कोई नहीं खोलेगा। ब्योमकेश ने उस दरवाजे को देखा, एक पल, फिर आगे बढ़ गया। हमें और कमरे दिखाओ। नीलमाधव हमें पहली मंजिल पर ले गया। दाईं तरफ एक कमरा था, शिशिर का अध्ययन कक्ष, बड़ी मेज, किताबों की अलमारियां, एक बड़ी खिड़की जो बगीचे की तरफ खुलती थी। ब्योमकेश कमरे में घुसा, चारों तरफ देखा, दरवाजे की कुंडी जांची, खिड़की की सिटकनी देखी। यह कमरा अंदर से बंद हो सकता है? हाँ, नीलमाधव ने कहा। बड़ी कुंडी है, अंदर से लगाओ तो बाहर से खोलना बहुत मुश्किल है। ब्योमकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के पास गया। नीचे बगीचा था, घना, पुराने पेड़, कुछ झाड़ियां। क्या इस बगीचे में रात को कोई जाता है? नीलमाधव के चेहरे पर कुछ बदला, बहुत सूक्ष्म। नहीं, रात को कोई नहीं जाता। अंधेरे में वहां जाना ठीक नहीं। क्यों? बस, पुरानी हवेली है। बुजुर्ग लोग कहते थे कि रात को बगीचे में नहीं जाना चाहिए। ब्योमकेश मुस्कुराया, वह मुस्कान जो मैं पहचानता था, जब वह किसी अधूरी बात के पीछे कोई पूरी बात देख लेता था।
हम दूसरी मंजिल पर गए। एक कमरे के सामने नीलमाधव रुका। यह सुलोचना देवी का कमरा है। वह बाहर नहीं आती अक्सर। डॉक्टर बोस उनकी देखभाल करते हैं। तभी उस कमरे के अंदर से एक आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, किसी से बातें करने जैसी। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। उसने भी सुना था, पर उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर बोस कहाँ हैं अभी? उसने नीलमाधव से पूछा। नीचे होंगे, वह सुबह बगीचे में टहलते हैं। हम नीचे आए, बगीचे में निकले। एक आदमी दूर पेड़ों के पास खड़ा था। ऊंचा कद, पतला शरीर, सफेद कुर्ता। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। ब्योमकेश उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे हम करीब गए, उस आदमी की मुद्रा मुझे अजीब लगी। वह पेड़ की तरफ देख रहा था, पर उसका सिर हल्के से एक तरफ झुका था, जैसे वह कुछ सुन रहा हो। डॉक्टर बोस। वह पलटा। उम्र कोई 45 के आसपास, चेहरा लंबा, आंखों पर चश्मा। उस चश्मे के पीछे आंखें तेज थीं, बहुत तेज। आप लोग ही हैं जिन्हें शिशिर ने बुलाया है, उसने कहा। आवाज पढ़ी लिखी थी, संयत। हाँ, ब्योमकेश ने कहा। आप यहां कितने समय से हैं? 2 महीने। सुलोचना देवी की तबीयत के लिए। उनकी बीमारी क्या है? डॉक्टर बोस ने एक पल रुककर जवाब दिया। तंत्रिका तंत्र की समस्या है। वह कभी कभी ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जहां उन्हें वास्तविकता और स्वप्न का अंतर नहीं पता चलता। क्या वह अक्सर अकेले बातें करती हैं? डॉक्टर बोस की आंखें एक पल को तेज हुईं। आपने सुना? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। यह उनकी बीमारी का हिस्सा है। वह तरुण से बात करती हैं, उन्हें लगता है वह हैं। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। उसने बगीचे में एक नजर घुमाई, फिर मुझे इशारा किया और हम अंदर चले गए। रात को खाने के बाद हम अपने कमरे में थे। ब्योमकेश मेज पर बैठा था। उसके सामने वे 3 चिट्ठियां थीं। वह उन्हें देख रहा था। मैं लेटा हुआ था। कुछ समझ आया? मैंने पूछा। हमेशा की तरह उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोला, अजित, तुमने नोट किया कि नीलमाधव तरुण के बारे में बात करते हुए रुका था? हाँ। और डॉक्टर बोस ने जब मैंने सुलोचना का जिक्र किया तो उसकी आंखें बदलीं। मैंने वह देखा था। और शिशिर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि विमान दुर्घटना में कितने लोग मरे थे। सिर्फ यह कहा कि तरुण थे उसमें। मैं उठकर बैठ गया। इसका क्या मतलब है? ब्योमकेश ने एक चिट्ठी उठाई, हस्ताक्षर की तरफ देखा। मतलब यह कि यह मामला सिर्फ एक मरे हुए आदमी के हस्ताक्षर का नहीं है। इसके पीछे कुछ और है, कोई पुराना हिसाब। और वह हिसाब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, शायद उस पूरे विमान हादसे से जुड़ा है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें वह चमक थी, वही जो हमेशा तब आती थी जब वह किसी उलझन के बीचों बीच पहुंच जाता था। तभी बाहर से एक आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत दूर से, जैसे कोई धीमे स्वर में गुनगुना रहा हो। मैं खिड़की की तरफ गया। नीचे बगीचे में अंधेरा था, पर उस अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखी। कोई था, धीरे धीरे चल रहा था पेड़ों के बीच से, और वह गुनगुनाना उसी से आ रहा था। ब्योमकेश। वह आया, खिड़की से नीचे देखा। परछाई तब तक बगीचे के कोने में गायब हो चुकी थी, पर गुनगुनाने की वह धुन हवा में अभी भी थी। कौन था? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने कहा, यही तो जानना है। वह वापस मेज पर गया, बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। मैं देर तक उस खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर अंधेरा था। हवा में वह धुन अब नहीं थी, पर उसकी गूंज जैसे हवेली की दीवारों में समा गई हो। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह एक खबर ने सबको हिला दिया। शिशिर मुखर्जी के कमरे में जब नौकर चाय लेकर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दस्तक देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। नीलमाधव को बुलाया गया। उसने दरवाजा तोड़वाया। शिशिर मुखर्जी कुर्सी पर बैठे थे, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। वे देसी व जिंदा नहीं थे। जब ब्योमकेश और मैं वहां पहुंचे तो कमरे में शिशिर की वह देह कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे वह अभी भी कुछ देख रहे हों। आंखें खुली थीं। उनमें कोई पीड़ा नहीं थी, कोई चोट नहीं थी, पर उनमें जो था वह मैं कभी नहीं भूल सकता। खौफ, इतना गहरा खौफ, इतना घना, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई थी। ब्योमकेश ने पहले दरवाजे की कुंडी जांची, फिर खिड़की, फिर कमरे की हर दीवार। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की।
वह बहुत धीरे धीरे एक एक चीज देख रहा था। मेज पर एक कागज था। ब्योमकेश ने उसे उठाया, पढ़ा, मुझे दिखाया। उस पर लिखा था हिसाब बराबर, और नीचे वही हस्ताक्षर, तरुण मुखर्जी का। मैं सुन्न हो गया। यह पहले से यहां था? ब्योमकेश ने नीलमाधव से पूछा, जो दरवाजे पर खड़ा था। नीलमाधव ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। ब्योमकेश ने शिशिर के नाखून देखे, फिर उनके हाथ, फिर उनकी आस्तीन, फिर धीरे से झुककर उनकी आंखें। वह एक पल रुका, फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था। अजित, यहां कोई गंध है, बहुत हल्की, पर है। मैंने सूंघा। शुरू में कुछ नहीं लगा, पर फिर हां, बहुत हल्की सी गंध, धूप या अगरबत्ती जैसी, पर थोड़ी अलग, थोड़ी तीखी। क्या यह अगरबत्ती है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई अगरबत्ती नहीं थी, कोई धूपदान नहीं था। तो यह गंध कहां से आई? उसने शिशिर के नाखूनों को फिर देखा, और मुझे उस पल में लगा जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ बहुत छोटा, पर बहुत जरूरी। वह उठा। इस कमरे को कोई हाथ न लगाए, डॉक्टर बोस को बुलाओ। नीलमाधव चला गया। ब्योमकेश ने कमरे के कोने में जाकर फर्श देखा। एक पल को उसका हाथ रुका। उसने झुककर कुछ देखा जो मुझे दिखाई नहीं दिया, फिर उठकर आया। वह शांत था, बहुत शांत। उस शांति में एक निश्चय था। अजित, उसने धीमे स्वर में कहा, शिशिर की मौत स्वाभाविक नहीं है, यह मैं जानता था, पर इसे किसी ने इतनी सफाई से किया है कि ऊपर से देखने पर सब ठीक लगता है। बंद दरवाजा, कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस एक मरा हुआ आदमी और एक चिट्ठी। तो कातिल कौन है? वह मुस्कुराया, पर यह मुस्कान उदास थी। यह बताना अब भी जल्दी होगा, पर यह बताना जरूरी है कि जो हुआ वह जादू नहीं था, विज्ञान था, और जो इंसान यह जानता था वह हवेली में ही है। तभी डॉक्टर बोस आए। उन्होंने शिशिर को देखा। उनका चेहरा भावहीन रहा, बहुत संयत, बहुत पेशेवर। मौत की क्या वजह होगी? ब्योमकेश ने पूछा। डॉक्टर बोस ने कुछ देर जांचा, फिर कहा, हृदयाघात लगता है, पर पोस्टमार्टम से पता चलेगा। ब्योमकेश ने उनकी आंखों में देखा। आप यहां 2 महीने से हैं? हां। सुलोचना देवी की तबीयत इतनी खराब है कि आपको यहीं रहना पड़ा। वह इलाज के बीच में थी, मैं नहीं जा सकता था। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। ठीक है, पर एक काम करें, पोस्टमार्टम में यह भी देखें कि शिशिर के खून में कोई ऐसा तत्व तो नहीं जो किसी धुएं या गंध से आया हो। डॉक्टर बोस की आंखें एक पल को रुकीं। क्या मतलब? बस एक सावधानी, ब्योमकेश ने कहा। मैंने देखा। डॉक्टर बोस के हाथ एक पल को बहुत हल्के से कांपे, इतने हल्के से कि शायद मैंने गलत देखा हो, पर मुझे लगा मैंने सही देखा था। हम बाहर निकले। सीढ़ियों पर ब्योमकेश रुका। नीलमाधव कहाँ है? मैंने नीचे देखा। मुंशी नीचे खड़ा था, हमारी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था। वह शोक था, पर उस शोक के नीचे कुछ और भी था। ब्योमकेश धीरे धीरे नीचे उतरा, नीलमाधव के पास गया। मुंशी जी, वह बोला, आपको तरुण बाबू से बहुत लगाव था ना? नीलमाधव की आंखें भर आईं। उसने आंसू नहीं गिराए, बस भर आईं। वह बहुत अच्छे थे, उसने कहा। बहुत अच्छे? और शिशिर बाबू? नीलमाधव चुप रहा। ब्योमकेश ने उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, जाइए। नीलमाधव चला गया। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। अजित, आज रात हमें बगीचे में जाना होगा। वह परछाई जो कल रात थी, उसे देखना है। तब तक अंदर से सुलोचना देवी के कमरे से एक धीमी रोने की आवाज आई। वह भी किसी को पता चल गया था, या शायद उसे पहले से पता था, मैं यह नहीं जानता था, पर वह आवाज बहुत देर तक हवेली की दीवारों में गूंजती रही। दोपहर ढलते ढलते हवेली में एक अजीब खामोशी छा गई थी। शिशिर मुखर्जी की देह को एक कमरे में रखा गया था। पुलिस आई थी। थानेदार एक मोटे से आदमी थे जिन्होंने कमरा देखा, चिट्ठी देखी, सिर खुजाया और फिर कहा कि हृदयाघात लगता है, पोस्टमार्टम होगा, तब तक घर में कोई बदलाव न हो। ब्योमकेश ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
थानेदार के जाने के बाद नीलमाधव रसोई की तरफ चला गया। डॉक्टर बोस ऊपर सुलोचना देवी के कमरे में चले गए। हम दोनों बाहर बरामदे में बैठे थे। मैंने पूछा, अब क्या करोगे? ब्योमकेश बोला, सोचूंगा। वह सचमुच चुप हो गया। काफी देर तक। बाहर बगीचे में हवा चल रही थी। पुराने पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। उनकी छाया जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। मैंने उस बगीचे को देखा। दिन के उजाले में वह बगीचा बस एक पुराना उजड़ा हुआ बगीचा था। झाड़ियां, टूटे हुए रास्ते, एक पुरानी बेंच जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी, एक कोने में एक पुराना कुआं जिस पर जंग खाया ढक्कन रखा था। पर रात को वही बगीचा कुछ और होगा। मैं जानता था। अजित, ब्योमकेश ने कहा, हां, उस गंध के बारे में सोचो जो कमरे में थी। मैंने सोचा, अगरबत्ती जैसी, पर अलग, थोड़ी तीखी। हां, उसने कहा, वह किसी साधारण अगरबत्ती की गंध नहीं थी। मैंने पहले कहीं वैसी गंध सूंघी है, बहुत पहले, एक मामले में जो मैंने पढ़ा था, किसी पुरानी फाइल में। कैसा मामला? उसने मेरी तरफ देखा। उस समय मुझे पता नहीं था वह क्या सोच रहा है, पर उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। एक ऐसा मामला जिसमें एक आदमी को कुछ दिखाई दिया था जो था नहीं, और वह इतना डरा था कि उसका दिल बंद हो गया था। मेरी रीढ़ है में एक सिहरन दौड़ी। मतलब शिशिर को कुछ दिखाया गया। दिखाया नहीं, दिखवाया गया, और जो दिखाया वह इतना भयावह था कि उनका दिल बंद हो गया। पर कैसे? बंद कमरे में। ब्योमकेश मुस्कुराया। यही तो समझना है। कमरा बंद था, पर गंध तो किसी दरार से भी अंदर जा सकती है, और वह गंध अगर किसी खास रसायन की हो। मैं समझ गया। वह गंध कोई जहर नहीं था, पर वह किसी ऐसे पदार्थ का धुआं था जो दिमाग पर असर करता था, जो इंसान को वह दिखाता था जो वह सबसे ज्यादा डरता था। और शिशिर सबसे ज्यादा किससे डरते थे? अपने मरे हुए भाई से, ब्योमकेश ने कहा, जो उन्हें हर हफ्ते चिट्ठी भेज रहा था, हिसाब बाकी है कहकर। मैं सुन्न हो गया। तो पहले उन्हें डराया गया, हफ्तों तक, चिट्ठियों से, ताकि उनके दिमाग में तरुण की छवि गहरी हो जाए, डर पक्का हो जाए। और फिर जब डर अपनी चरम सीमा पर था, उस रात उस कमरे में वह धुआं छोड़ा गया, और शिशिर ने अपने मरे हुए भाई को देखा, सामने, उस बंद कमरे में, और उनका दिल बंद हो गया। ब्योमकेश ने कहा, यह बहुत सोची समझी हत्या है अजित। इसमें महीनों की तैयारी है, धैर्य है, और एक बहुत गहरी नफरत है। हम दोनों चुप हो गए। बाहर हवा में पेड़ हिल रहे थे। उनकी आवाज एक उदास सरसराहट की तरह थी। शाम को खाने की मेज पर पहली बार सुलोचना देवी नीचे आईं। वह दरवाजे पर खड़ी हुई तो मेरी नजर उन पर पड़ी और मैं एक पल के लिए रुक गया। उम्र कोई 45 के आसपास होगी, पर चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा वर्षों का थकान था। बाल खुले थे, सफेद साड़ी, आंखें बड़ी और गहरी। उन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, न दुख न खुशी, बस एक अजीब सी शांति, जैसे वह किसी और दुनिया में रहती हों। डॉक्टर बोस उनके पीछे थे, बहुत ध्यान से, जैसे वह किसी नाजुक चीज की देखभाल कर रहे हों। सुलोचना देवी ने कुर्सी पर बैठते हुए हमारी तरफ देखा। उनकी नजर ब्योमकेश पर रुकी। आप ही हैं जो तरुण को ढूंढेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत थी, बिल्कुल शांत, जैसे वह कोई सामान्य बात कह रही हो। ब्योमकेश ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। उसने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? वह मुस्कुराई, पर वह मुस्कान बहुत अजीब थी। तरुण कल रात आए थे, उन्होंने कहा। मुझसे बात की, कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, हिसाब बराबर हो गया। मेज पर एक पल को सन्नाटा छा गया। डॉक्टर बोस ने जल्दी से कहा, यह उनकी बीमारी है, वह अक्सर ऐसे सपने देखती हैं। ब्योमकेश ने डॉक्टर बोस की तरफ देखा, फिर सुलोचना देवी की तरफ। कल रात क्या समय था जब तरुण आए? उन्होंने सोचा, आधी रात के बाद, जब घड़ी में 2 बजे थे। ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया, कल रात जब मैंने बगीचे में परछाई देखी थी, वह भी उसी समय के आसपास था। सुलोचना देवी ने आगे कहा, वह हमेशा की तरह थे, वही मुस्कान, वही आवाज। उन्होंने कहा कि जो गलत हुआ उसका हिसाब हो गया।
नीलमाधव जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसके हाथ में खाने की थाली थी। मैंने देखा उसके हाथ बहुत हल्के से कांपे। बाद में रात को जब सब सो गए, ब्योमकेश ने कहा, चलो। हम दोनों चुपचाप नीचे उतरे, पिछला दरवाजा खोला, बगीचे में दाखिल हुए। बाहर ठंड थी, आसमान पर बादल थे, चांद कभी कभी बादलों से निकलता और बगीचे में एक पीली रोशनी फैल जाती। ब्योमकेश आगे था, मैं उसके पीछे। हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां कल रात परछाई दिखी थी, पेड़ों के पास, बगीचे के उत्तरी कोने में। हम वहां पहुंचे। ब्योमकेश झुका, जमीन देखी, फिर एक पेड़ के तने के पास गया। उसने पेड़ को छुआ, फिर उसकी उंगलियां तने पर एक खास जगह रुकी। अजित, यहां देखो। मैं उसके पास गया। पेड़ के तने में एक छोटी सी दरार थी, एक छोटा सा कटाव जो किसी ने जानबूझकर बनाया था। और उस कटाव में एक पतली सी नली थी, लोहे की, बहुत बारीक। यह क्या है? ब्योमकेश ने नली को हल्के से छुआ। उसकी उंगली पर एक हल्की सी कालिमा आई। इस नली से धुआं छोड़ा जाता है, उसने कहा। यह नली जमीन के नीचे से जाती होगी। कहां तक जाती है देखना होगा। हम उस जगह से पीछे हटे। ब्योमकेश ने जमीन का मुआयना किया। थोड़ी दूर पर उसने एक जगह इशारा किया। यहां जमीन थोड़ी उखड़ी हुई है, हाल में। मैं समझा, यह नली जमीन के अंदर से होते हुए हवेली के अंदर जाती होगी, सीधे शिशिर के कमरे तक या उसके करीब तक। पर बाहर से इसे कोई चला रहा था, मैंने कहा, इसीलिए वह परछाई थी कल रात। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हां, जब शिशिर कमरे में थे तब बाहर से इस नली में वह खास पदार्थ डाला गया, धुआं बनाकर। धीरे धीरे कमरे में भरने लगा और शिशिर को जो डर था, जो हफ्तों से उनके दिमाग में बैठाया गया था, वह जीवंत हो उठा। हम वापस हवेली में जा रहे थे, तभी मैंने कुछ देखा। बगीचे के दूसरे कोने में, कुएं के पास, एक आकृति। मैंने ब्योमकेश का हाथ पकड़ा। वह रुक गया। वह आकृति वहां खड़ी थी, अंधेरे में, पर चांद की रोशनी उस पर पड़ी, एक पल के लिए। और मैंने देखा, वह एक आदमी था, लंगड़ा कर चलता हुआ। उसके बाएं पैर में कोई खामी थी। वह कुएं के पास से हटा। एक पल को उसने हमारी तरफ देखा, या शायद नहीं देखा, फिर झाड़ियों के पीछे चला गया। ब्योमकेश ने कहा, चलो उसके पीछे। हम दौड़े। झाड़ियों के पार एक पुरानी दीवार थी। उस दीवार में एक जगह ईंटें टूटी हुई थीं। उस टूटी दीवार से बाहर निकलने का रास्ता था। हम बाहर निकले, पर वह आदमी जा चुका था। गली में कोई नहीं था। ब्योमकेश ने उस टूटी दीवार को देखा। यह जगह हाल में इस्तेमाल हुई है, ईंटों पर ताजा निशान हैं। वह लंगड़ाता था। मैंने कहा, एक पैर में कोई तकलीफ थी। ब्योमकेश ने एक लंबी सांस ली। कल हमें इस आदमी को खोजना होगा, आसपास की गलियों में। हम वापस अंदर आए, सोने की कोशिश की, पर नींद देर से आई। सुबह जल्दी उठे। ब्योमकेश ने कहा कि वह नीलमाधव से बात करना चाहता है, अकेले में। मैं उसे नीलमाधव के पास छोड़ आया, खुद बाहर बरामदे में बैठा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोस वहां आए। वह बैठ गए, चाय की चुस्की ली, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आप ब्योमकेश के साथ कब से हैं? कई साल से, मैंने कहा। वह बहुत तेज दिमाग के लगते हैं। हैं। डॉक्टर बोस ने अपने चश्मे को ठीक किया। आपको क्या लगता है शिशिर की मौत कैसे हुई? मैंने उनकी तरफ देखा। यह सवाल सीधा था, पर इसके पीछे कुछ और था। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया, पर वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। हृदयाघात था। वह बोले, पर ब्योमकेश को कुछ और लग रहा है। आपको क्यों लगता है? उन्होंने नाखूनों वाली बात कल ध्यान से सुनी थी। बोले, वह जिस गंध की बात कर रहे थे, मैं उसे जानता हूं। मैं सतर्क हो गया। जानते हैं? हां, कुछ पुराने यौगिक होते हैं जिनका धुआं तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है, पर यह बहुत दुर्लभ है। इन्हें बनाने के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, और यह आसानी से नहीं मिलते। आप यह हमें क्यों बता रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था जो मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्योमकेश सही जगह देखे। और सही जगह कहां है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। चाय खत्म की, उठे,
और अंदर चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। मेरे दिमाग में एक सवाल था। डॉक्टर बोस को उस रसायन के बारे में पता था, यह उन्होंने खुद बताया, पर क्या इसका मतलब यह था कि वह बेगुनाह थे, या यह कि वह हमें किसी और दिशा में ले जाना चाहते थे? ब्यमकेश नीलमाधव के कमरे से निकला। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। मैंने उसे डॉक्टर बोस की बात बताई। उसने सुना, फिर कहा, दिलचस्प। और नीलमाधव ने क्या बताया जानते हो? क्या? उसने बताया कि तरुण मुखर्जी उस विमान में अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और आदमी था, उनका कारोबारी साझेदार। कौन था वह? ब्यमकेश ने एक पल रुककर कहा, रामनाथ घोषाल। और नीलमाधव ने कहा कि वह विमान दुर्घटना में मरा नहीं था, घायल हुआ था, बचा था, पर उसके बाद वह लापता हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। और नीलमाधव को यह भी पता है, ब्यमकेश ने आगे कहा, कि शिशिर ने उस विमान की यात्रा की व्यवस्था की थी। टिकट शिशिर ने बुक किए थे, और उस यात्रा से ठीक पहले तरुण और शिशिर के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था, संपत्ति को लेकर। कमरे में हवा बंद हो गई सी लगी। मतलब शिशिर ने। ब्यमकेश ने कहा, यह अब भी सिर्फ एक संभावना है, पर अगर यह सच है टर्मा से, तो रामनाथ घोषाल, जो बच गया था, जिसे पता था कि विमान में क्या हुआ, वह अगर 5 साल बाद वापस आया हो। वह लंगड़ाता है। मैंने कहा, विमान दुर्घटना में पैर खराब हुआ होगा। ब्यमकेश की आंखों में वह चमक आई। और नीलमाधव को पता है वह कहां है? उसने बताया? नहीं बताया, पर उसने इनकार भी नहीं किया। हम आज शाम उस गली में जाएंगे जहां से वह आदमी निकला था, और आसपास पूछताछ करेंगे। उस दोपहर हम हवेली में अलग अलग काम करते रहे। ब्यमकेश ने शिशिर के अध्ययन कक्ष में जाने की अनुमति मांगी। थानेदार ने मना नहीं किया था। हम वहां गए। ब्यमकेश ने उस कमरे को एक बार फिर बहुत ध्यान से देखा। इस बार वह फर्श पर झुककर उन जगहों को देख रहा था जहां दीवार और फर्श मिलते थे। एक कोने में उसे कुछ मिला। दीवार और फर्श के बीच एक बहुत बारीक सी दरार, इंसान की नजर से छिपी हुई, पर ब्यमकेश की नजर से नहीं। उस दरार में एक बहुत पतला लोहे का मुहाना था, जिसे किसी ने बड़ी सफाई से फर्श की रंगाई के पीछे छिपाया था। यही है, उसने कहा, इसी से धुआं आया था। उसने उस मुहाने के पास सूंघा। हल्की सी वही गंध, अब और भी कमजोर, पर थी। यह नली कहां जाती है? मैंने पूछा। जमीन के नीचे, बगीचे तक, उसने कहा। कल रात जो जमीन उखड़ी हुई थी, वह इसी नली की वजह से थी। ब्यमकेश उठा, कमरे की छत देखी, दीवारें देखीं। और देखो, उसने कहा, खिड़की के पास। मैं खिड़की के पास गया। खिड़की के फ्रेम पर एक बहुत हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी चीज को वहां टिकाया गया हो। यह क्या है? दर्पण, उसने कहा, या कोई चमकदार सतह। यहां रखा गया होगा रात को, जब धुआं कमरे में था और शिशिर उस धुएं के असर में थे। तब बाहर से एक रोशनी इस दर्पण पर डाली गई होगी, जिससे कमरे में एक आकृति दिखे। मेरी सांस रुकी। तरुण की आकृति। हां, पर शिशिर के दिमाग ने उसे असली बना लिया, क्योंकि वह पहले से डरे हुए थे, और वह धुआं उनके दिमाग को वह दिखाने पर मजबूर कर रहा था जो वह सबसे ज्यादा डरते थे। मैंने बाहर खिड़की से बगीचे की तरफ देखा, उस जगह को देखा जहां कल रात परछाई थी। जो वहां था, उसने पेड़ के पास से धुआं छोड़ा और खिड़की पर दर्पण रखकर बाहर से रोशनी डाली, ताकि कमरे में एक आकृति बने। ब्यमकेश ने सिर हिलाया। और यह सब करने के लिए जिसे ये हवेली अंदर से पता हो, जिसे पता हो कि शिशिर का कमरा कहाँ है, खिड़की किस तरफ है, और वह धुएं वाला रसायन कहाँ से मिलता है। शाम को हम उस गली में गए जहां से वह आदमी निकला था। ब्यमकेश ने वहां एक पान की दुकान पर पूछताछ की, दुकानदार से, एक चाय वाले से, आसपास के एक दो घरों पर दस्तक दी। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने बताया, हाँ, एक आदमी है, लंगड़ाता है, पिछले महीने से किराए पर आया है, इसी गली के अंत में, छोटा सा कमरा। हम उस कमरे के सामने गए। दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हरकत नहीं। ब्यमकेश ने दरवाजे को धकेला। वह बंद था, पर उसमें ताला नहीं था, बस भीतर से बंद था। दरवाजे की झिर्री से उसने अंदर देखा, फिर पलटा। वह नहीं है, पर हाल में था। चूल्हे पर राख अभी ठंडी नहीं हुई।
हम वापस मुड़े तभी ब्योमकेश रुका। उसने जमीन पर देखा। कमरे के दरवाजे के सामने की मिट्टी में एक अजीब निशान था। एक पैर का निशान, और दूसरे पैर का निशान थोड़ा अलग था, उथला, जैसे उस पैर पर वजन कम पड़ता हो। वह बाईं तरफ लंगड़ाता है। ब्योमकेश ने कहा, बायां पैर कमजोर है। और देखो, उसने उस निशान के पास एक और चीज दिखाई, एक बहुत छोटा जला हुआ टुकड़ा, कागज का। किसी ने यहां कुछ जलाया है हाल में। उसने वह टुकड़ा उठाया। उस पर कुछ लिखा था। आधा जल चुका था, पर थोड़ा बचा था। मुझे दिखाया। उस पर लिखा था 14 अप्रैल, और नीचे एक नाम का हिस्सा। ताम बाकी जल चुका था। 14 अप्रैल। मैंने कहा, यह तो वही तारीख है विमान दुर्घटना की। हां, ब्योमकेश ने कहा, और नाम का हिस्सा ताम, यह तरुण हो सकता है या रामनाथ का हिस्सा। हम वापस हवेली की तरफ चले। रास्ते में ब्योमकेश चुप था, पर मैं देख सकता था उसका दिमाग काम कर रहा था, तेज, बहुत तेज। हवेली पहुंचे तो नीलमाधव दरवाजे पर था। उसने हमें देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। कुछ हुआ? ब्योमकेश ने पूछा। नीलमाधव ने धीमे स्वर में कहा, सुलोचना देवी के कमरे में एक और चिट्ठी मिली है। ब्योमकेश की आंखें तेज हुईं। कब? आज शाम। नौकर ने कमरा साफ किया तो बिस्तर के नीचे मिली। हम ऊपर गए, सुलोचना देवी के कमरे में। वह कमरे में नहीं थी, शायद बाहर गई थी। चिट्ठी मेज पर रखी थी। ब्योमकेश ने उठाई, खोली, पढ़ी। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था बंजिसा, पर एक पल को उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ी। उसने मुझे दिखाई। उस पर लिखा था, वह जो तुमसे प्यार करता है वह आया है, तुम उससे मिलने के लिए तैयार रहो। और नीचे वही हस्ताक्षर, तरुण मुखर्जी। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कोई एक नई चिंता। यह पहले की चिट्ठियों से अलग है, उसने कहा। पहले वाली धमकी थी, यह बुलावा है। सुलोचना को बुलाया जा रहा है। हां, और अगर वह रात को कहीं जाने की कोशिश करें तो? मैं समझ गया, खतरा है, मैंने कहा। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। आज रात हमें जागना होगा और सुलोचना देवी पर नजर रखनी होगी। तभी नीलमाधव जो दरवाजे पर खड़ा था उसने कहा, एक बात और है। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। वह थोड़ा झिझका, फिर बोला, रामनाथ घोषाल की एक बेटी थी। उसकी उम्र पाए अब 15 साल होगी। उस विमान दुर्घटना में उसके पिता का पैर खराब हो गया था और परिवार बर्बाद हो गया था। ब्योमकेश ने उसे एक लंबी नजर से देखा। और यह तुम्हें कैसे पता? नीलमाधव ने आंखें नीचे कर लीं। मैं उसे जानता था, रामनाथ को। वह इस हवेली में आता था, तरुण बाबू का दोस्त था। तुम उसकी मदद कर रहे हो, ब्योमकेश ने कहा। यह प्रश्न नहीं था। नीलमाधव चुप रहा। ब्योमकेश ने एक गहरी सांस ली। नीलमाधव, ये बताओ, रामनाथ को पता है कि उसकी जान खतरे में है? नीलमाधव ने धीरे से कहा, हां, उसे पता है, इसीलिए वह। रुको, ब्योमकेश ने कहा, आगे मत बोलो अभी, पर एक काम करो, उसे बताओ कि कल सुबह हमसे मिले। यहां नहीं, उस पान की दुकान पर। नीलमाधव ने उनकी आंखों में देखा, फिर सिर हिलाया और चला गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है नीलमाधव खतरनाक है? ब्योमकेश ने कहा, नहीं, वह दुखी है और वह किसी की मदद करने की कोशिश में है, पर यह मदद कहीं और ले जा सकती है, ऐसी जगह जो उसने सोची नहीं है। वह रात बहुत लंबी थी। हम दोनों बारी बारी जागते रहे, एक जागता दूसरा थोड़ा सोता। सुलोचना देवी के कमरे के दरवाजे पर नजर थी। आधी रात के आसपास कमरे से एक आवाज आई, वही धीमी आवाज बातें करने की। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सुलोचना देवी बाहर निकली। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें वह रोशनी नहीं थी जो जागने पर होती है। ब्योमकेश आगे बढ़ा। उसने धीमे से कहा, सुलोचना देवी। वह रुकी, पर पलटी नहीं। तरुण आए हैं, उन्होंने कहा, नीचे बगीचे में हैं, मुझे जाना है। ब्योमकेश ने मुझे एक नजर दी, फिर उन्हें कहा, अभी रात है,
सुबह जाइएगा। नहीं, उन्होंने कहा। अभी आना है, उन्होंने कहा है। वह आगे बढ़ी। ब्योमकेश ने हल्के से उनका हाथ थामा। उस स्पर्श से जैसे कुछ टूटा। वह रुकी, पलटी। उनकी आंखों में एक पल को भ्रम आया, फिर वह चौंकी। यह कौन? यह कहां? ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, आप ठीक हैं, आप हवेली में हैं, आपका कमरा यहां है। वह कांप रही थी। मैंने नीचे झांका। बगीचे में अंधेरा था, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। पर तभी नीचे बगीचे में बहुत हल्की सी वही धुन गुनगुनाने की, और ब्योमकेश ने भी सुनी। मैंने उसके चेहरे पर देखा। उसने सुलोचना देवी को कमरे में वापस किया, दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ मुड़ा। आज रात वह यहां था, पर सुलोचना के लिए नहीं आया था। वह देख रहा था कि वह नीचे आती हैं या नहीं। उसका इरादा क्या है? ब्योमकेश ने एक पल सोचा, फिर कहा, अभी नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, वह जो भी करना चाहता है उसके लिए सुलोचना देवी जरूरी हैं। और कल सुबह जब रामनाथ से मिलेंगे तो शायद यह भी पता चले कि क्यों वह रात बिना किसी और घटना के गुजरी। पर सुबह जब उजाला हुआ और हम नीचे आए तो नीलमाधव का कमरा खाली था। वह रात में ही जा चुका था और उसके कमरे में एक कागज छूट गया था। ब्योमकेश ने उठाया, पढ़ा, मुझे दिया। उस पर लिखा था, माफ करना, मैंने जो किया वह गलत था। पर वह नहीं जानता था कि इतना होगा। मैंने सिर्फ हस्ताक्षर वाले कागज दिए थे, बाकी मेरा नहीं था। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। हस्ताक्षर वाले कागज? हां, उसने कहा, तरुण के असली हस्ताक्षर। नीलमाधव ने दिए थे रामनाथ को। तो नीलमाधव शामिल था? हां, पर पूरी तरह नहीं। उसने बस कागज दिए। आगे की योजना रामनाथ की थी और अब नीलमाधव डर गया है। शायद उसे एहसास हुआ कि मामला उससे बड़ा हो गया है। और अब नीलमाधव के जाने से एक गवाह चला गया, ब्योमकेश ने कहा। पर एक सूत्र भी मिला। वह रामनाथ को बताएगा कि हम जानते हैं, और रामनाथ या तो भाग जाएगा या क्या, या वह अपनी बात जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। कमरे में एक पल को वह खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान से पहले होती है। ब्योमकेश ने कहा, आज दोपहर से पहले हमें रामनाथ को ढूंढना होगा और डॉक्टर बोस से भी बात करनी है। एक बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या? वह रसायन जो धुएं में था वह नीलमाधव के पास नहीं हो सकता, और रामनाथ एक कारोबारी था। उसे इस तरह के रसायन के बारे में कैसे पता होगा? मेरे दिमाग में एक बिजली कौन थी? डॉक्टर बोस। ब्योमकेश ने आंखें बंद की, फिर खोली। हो सकता है। जय, पान की दुकान पर हम सुबह 10 बजे पहुंचे। रास्ते में ब्योमकेश ने एक शब्द नहीं बोला। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। कोलकाता की सुबह अपनी आदत के मुताबिक शोरगुल में डूबी हुई थी, पर उस शोर से अलग एक खामोशी थी जो ब्योमकेश के आसपास हमेशा रहती थी। जब वह सोचता था तब उस खामोशी में एक गहराई होती थी। दुकान के पास एक पुराना बरगद था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उन्हीं जड़ों के पास एक आदमी बैठा था। कद मझोला, उम्र 50 के करीब, पर वह उम्र असली नहीं लगती थी, जैसे जिंदगी ने उसे जल्दी बूढ़ा कर दिया हो। चेहरे पर गहरी लकीरें, बाल आधे सफेद, और बायां पैर सामने फैला हुआ था। उस पैर पर एक मोटी पट्टी बंधी थी। वह हमें देखकर उठने की कोशिश की, पर पैर ने साथ नहीं दिया। वह वहीं बैठा रहा। ब्योमकेश उसके पास गया, बैठ गया, उस आदमी के सामने, जमीन पर, जैसे वह बराबरी पर हो। रामनाथ बाबू, उसने कहा। उस आदमी ने ब्योमकेश को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, बहुत थकी हुई, जैसे सालों से ठीक से सोया ना हो। नीलमाधव ने बताया था आप आएंगे, उसने कहा। आवाज भारी थी, टूटी हुई। हां, ब्योमकेश ने कहा, और तुम भागे नहीं। यह अच्छा किया। रामनाथ ने हल्के से हंसा। वह हंसी बहुत उदास थी। कहां भागूंगा? 5 साल से भाग रहा हूं, थक गया हूं। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उस देखने में कोई आरोप नहीं था, कोई सख्ती नहीं थी, बस एक शांत प्रतीक्षा थी। और उस शांत प्रतीक्षा के सामने रामनाथ टूट गया, धीरे धीरे, जैसे पुरानी दीवार में दरार पड़ती है। उसने बोलना शुरू किया।
5 साल पहले, वह बोला, मैं और तरुण बाबू साथ काम करते थे। हमारा एक संयुक्त कारोबार था, झूठ का। अच्छा चल रहा था, पर शिशिर को वह कारोबार चाहिए था। वह बड़े हिस्से का मालिक बनना चाहता था। तरुण बाबू ने मना कर दिया। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर बोला, उस यात्रा से 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला था कि शिशिर ने कुछ किया है। विमान के यांत्रिक हिस्से से छेड़छाड़। एक मैकेनिक को पैसे दिए थे। मैंने तरुण बाबू को बताने की कोशिश की, पर वह मानते नहीं थे। कहते थे उनका भाई ऐसा नहीं करेगा। ब्योमकेश ने पूछा, और तुम उस विमान में क्यों चढ़े? रामनाथ ने आंखें बंद की। तरुण बाबू को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं उनके साथ चढ़ा, सोचा अगर कुछ होगा तो साथ रहूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। विमान में क्या हुआ? मैंने पूछा। रामनाथ ने आंखें खोली। उनमें आंसू थे, पर वह बहे नहीं। बीच रास्ते में इंजन में आग लगी। विमान गिरने लगा। तरुण बाबू ने मुझे खिड़की के पास धकेला। उन्होंने एक पैराशूट पैक किया था। कहा कि यह तुम्हारे लिए है, और उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उन्होंने मुझे धकेल दिया। कमरे में खामोशी थी। उन्होंने तुम्हें बचाया, ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा। हां, और खुद रह गए। रामनाथ की आवाज टूट गई। मैं गिरते हुए नीचे आया। पैर पर चोट लगी, भारी चोट। पैर कभी ठीक नहीं हुआ, पर मैं बचा। उसने एक लंबी सांस ली। जब मैंने नीचे पहुंचकर खबर सुनी कि विमान गिरा, कोई नहीं बचा, तो मैं पुलिस के पास गया। मैंने बताया कि यह हादसा नहीं था, साजिश थी, शिशिर ने करवाई। और पुलिस ने क्या किया? ब्योमकेश ने पूछा। रामनाथ ने एक कड़वी हंसी हंसी। शिशिर के पास पैसा था, रसूख था। मेरी बात सुनी ही नहीं, उल्टे मुझ पर ही कागजात में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। हमारे संयुक्त कारोबार में से मेरा हिस्सा छीन लिया, और मैं भाग गया। 5 साल। ब्योमकेश ने उसे देखा। और अब मेरे पास सबूत है, रामनाथ ने कहा। उस मैकेनिक ने जिसने विमान से छेड़छाड़ की थी, वह पिछले साल बीमार पड़ा। मरने से पहले उसने एक लिखित बयान दिया, एक वकील के पास जमा है। उसमें शिशिर का पूरा नाम है। ब्योमकेश की आंखें एक पल को तेज हुईं। यह बयान अभी भी है? हां, रामनाथ ने कहा। वकील के पास सुरक्षित है। तो फिर तुमने ये सब किया क्यों? चिट्ठियां, धुआं, वह सब? रामनाथ चुप हो गया। एक लंबी चुप्पी। फिर बोला, मैं चाहता था वह डरे, जैसे मैं 5 साल डरा, जैसे तरुण बाबू उस विमान में डरे होंगे। मैं चाहता था वह एक रात वैसे ही डरे। उसकी आवाज में दर्द था, और कुछ और भी था जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। पर मारना नहीं चाहता था, रामनाथ ने कहा। कसम खाता हूं, बस डराना था। ब्योमकेश ने उसे बहुत देर तक देखा। वह रसायन, उस धुएं वाला पदार्थ, वह तुम्हें कहां से मिला? रामनाथ ने एक पल झिझका। एक डॉक्टर ने दिया था। ब्योमकेश की आंखों में कुछ चमका। कौन सा डॉक्टर? रामनाथ ने कहा, समरेश बोस। वही नाम जिसका मुझे डर था। ब्योमकेश ने एक गहरी सांस ली। उसने पूछा, डॉक्टर बोस ने क्यों मदद की? रामनाथ ने कहा, वह मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हें भी शिशिर से शिकायत थी। उन्होंने कहा कि वह पदार्थ बस भ्रम पैदा करेगा, दिल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा था कि खुराक सही रखी तो बस डर लगेगा, कोई स्थायी नुकसान नहीं। ब्योमकेश ने कहा, पर खुराक सही नहीं रही। रामनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता था, उसने कहा। मैंने उतना ही डाला जितना बोस ने कहा था। पर ब्योमकेश ने उसे रोका। एक काम करो, उस वकील के पास जो बयान है, उसे लेकर हमारे पास आओ आज शाम को, और कहीं मत जाओ। रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा। आप मुझे पकड़वाएंगे? ब्योमकेश ने कहा, सच पकड़वाऊंगा। जो तुमने किया उसकी जिम्मेदारी है तुम पर जो शिशिर ने किया उसकी जिम्मेदारी भी सामने आनी चाहिए, और तरुण मुखर्जी के साथ जो हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। रामनाथ की आंखें भर आईं। तरुण बाबू ने मुझे बचाया था, वह बोला। मैं उनके लिए यह कर सकता था तो करना था। हम वहां से उठे। वापस जाते हुए रास्ते में मैंने पूछा, डॉक्टर बोस के बारे में क्या सोचते हो? ब्योमकेश ने कहा,
वह जानता था कि वह पदार्थ खतरनाक हो सकता है। उसने रामनाथ को दिया और फिर हवेली में रहकर देखता रहा। तो क्या वह भी चाहता था कि शिशिर मरे? ब्योमकेश ने कहा, यह जानना बाकी है, पर एक बात पक्की है। डॉक्टर बोस ने जानबूझकर सुलोचना देवी का इलाज ऐसे किया कि वह हवेली में फंसी रहे और डॉक्टर बोस का वहां रहना जरूरी रहे। क्यों? ब्योमकेश ने कहा, यह मुझे डॉक्टर बोस से पूछना होगा। आज हम हवेली पहुंचे तो डॉक्टर बोस ऊपर सुलोचना देवी के कमरे में थे। ब्योमकेश ने नौकर से कहा कि उन्हें नीचे बुलाएं। कुछ देर बाद डॉक्टर बोस नीचे आए। उनके चेहरे पर वही संयत भाव था, आंखों पर चश्मा, कदम शांत। वह बैठक में आए, ब्योमकेश के सामने बैठे। ब्योमकेश ने कहा, मैं सीधे पूछूंगा, रामनाथ घोषाल को वह रसायन आपने दिया था? डॉक्टर बोस ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोलीं। हां, उन्होंने कहा। उस एक शब्द में बहुत कुछ था, कोई इनकार नहीं, कोई बहाना नहीं। क्यों? ब्योमकेश ने पूछा। डॉक्टर बोस ने हाथ मेज पर रखे, उन्हें देखा, फिर बोले, तरुण मुखर्जी मेरे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त। जब उनकी मौत हुई तो मुझे पहले से पता था कि यह हादसा नहीं था। रामनाथ ने मुझे बताया था। आपको पहले से पता था और आपने कुछ नहीं किया, मैंने कहा। डॉक्टर बोस ने मेरी तरफ देखा। मैंने कोशिश की। उन्होंने कहा, पुलिस के पास गया, पर जो पैसे और ताकत शिशिर के पास थी, उसके सामने मेरी बात की कोई कीमत नहीं थी। मुझे कह दिया गया कि चुप रहो। और फिर आप यहां आए, हवेली में। ब्योमकेश ने कहा, 2 महीने पहले। हां, सुलोचना देवी की तबीयत के बहाने। डॉक्टर बोस ने एक लंबी सांस ली। सुलोचना को सच में मदद की जरूरत है, ये झूठ नहीं था, पर हां, मैं यहां सिर्फ इसीलिए नहीं आया था। ब्योमकेश ने कहा, आप यहां इसलिए आए थे कि जब रामनाथ शिशिर को डराए तो आप पास हों, देख सकें। डॉक्टर बोस ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनका चुप रहना ही जवाब था। ब्योमकेश ने आगे कहा, और जब खुराक ज्यादा हो गई, जब शिशिर का दिल बंद हो गया, तब आपने जानबूझकर सिर्फ हृदयाघात बताया ताकि जांच वहीं रुक जाए। डॉक्टर बोस के हाथ मेज पर हल्के से कांपे। मैंने रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रामनाथ को बताया था कि एक बार काफी है, दोबारा मत करो। पर उस रात जो हुआ, मुझे नहीं पता था कि इतना होगा। आपको पता था कि ज्यादा खुराक जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर बोस चुप रहे। आपको पता था, ब्योमकेश ने दोहराया। यह प्रश्न नहीं था। डॉक्टर बोस ने आंखें उठाईं। उनमें पहली बार कुछ टूटा हुआ था। तरुण मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा। वह बहुत अच्छा इंसान था और शिशिर ने उसे मारा, पैसे के लिए, अपने ही भाई को। मैं यह सहन नहीं कर पाया। कमरे में एक लंबी खामोशी थी। ब्योमकेश ने उन्हें देखा, फिर कहा, आज शाम आपको भी यहां रहना होगा और कहीं नहीं जाना। डॉक्टर बोस ने सिर हिलाया, उठे, ऊपर चले गए। मैं ब्योमकेश की तरफ मुड़ा। अब क्या होगा? वह बोला, आज शाम जब रामनाथ आए तब सब एक जगह बुलाएंगे, इस बैठक में, और वह सब जो अब तक छिपा है उसे खोलेंगे। पर नीलमाधव चला गया। ब्योमकेश ने कहा, नीलमाधव इस कहानी का एक हिस्सा है, पर वह कातिल नहीं है। असल सवाल अभी भी बाकी है। क्या सवाल? वह रुका। यह कि शिशिर की मौत में जानबूझकर कितना था। रामनाथ कहता है उसने उतनी ही खुराक दी जितना बोस ने बताई। बोस कहते हैं उन्होंने कम खुराक बताई थी। तो फिर उस रात खुराक ज्यादा कैसे हुई? मैं समझ गया, कोई तीसरा था। ब्योमकेश ने कहा, या फिर कोई एक झूठ बोल रहा है। उस दोपहर ब्योमकेश चुप बैठा रहा। उसने खाना नहीं खाया, बस बैठा रहा। उसके सामने उन तीनों चिट्ठियों के कागज थे और उसके पास एक छोटी सी कांच की शीशी थी जो उसने शिशिर के कमरे की उस दरार से निकाली थी। उस शीशी में थोड़ी सी राख जैसा पदार्थ था, नीले रंग का। वह उस शीशी को देख रहा था। कभी कभी वह कुछ लिखता, फिर काट देता। मैंने उसे छेड़ा नहीं, जानता था वह किसी उलझन की आखिरी परत को खोलने की कोशिश में है। शाम 4 बजे के करीब उसने अचानक कहा, अजित, एक काम करो, शिशिर के कमरे में जाओ, उनकी मेज की दराज देखो, दाईं तरफ की निचली दराज। क्या देखना है? वह बोला, कोई दवाई की शीशी या कोई छोटा डिब्बा।
मैं ऊपर गया। शिशिर का कमरा अभी भी वैसे ही था जैसे हमने छोड़ा था। थानेदार ने मना किया था कि कुछ हिलाओ नहीं, पर मैंने दराज खोली, ध्यान से देखा। दाईं तरफ की निचली दराज में एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया थी। मैंने उसे खोला। अंदर एक गोल सी गोली थी, सफेद रंग की, और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज। मैं नीचे आया, ब्योमकेश को दिखाया। उसने गोली को देखा, उठाया, सूंघा। फिर उसने वह कागज खोला, पढ़ा। उसके चेहरे पर एक बदलाव आया, बहुत सूक्ष्म, पर मैंने देखा। यह क्या है? मैंने पूछा। उसने मुझे कागज दिया। उस पर शिशिर की लिखावट थी, थोड़ी कांपती हुई, जैसे डर में लिखी हो। लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो यह समझना कि मैंने खुद नहीं किया। किसी को शक हो तो समरेश बोस को देखना, वह जानता है। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। शिशिर को डर था। हां, वह बोला, शिशिर जानता था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। चिट्ठियां आईं तो पहले उसने सोचा होगा कोई पागल है, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सच्ची धमकी है, और उसने डॉक्टर बोस पर शक किया। हां, पर यह उसने किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए कि अगर वह खुद बताता तो अपना पुराना जुर्म भी सामने आता, तरुण को मारने की साजिश। मैंने उस कागज को देखा, उन कांपती लाइनों को। वह डरा हुआ था। मैंने कहा, पर बोल नहीं सकता था, क्योंकि बोलने पर खुद फंसता। ब्योमकेश ने कहा, और इसी डर ने उसे कमजोर किया। और उस रात जब धुआं आया, तब उसका दिल इतना कमजोर हो चुका था कि बंद हो गया। एक पल की खामोशी। तो फिर सवाल वही है, मैंने कहा। खुराक ज्यादा कैसे हुई? रामनाथ ने जानबूझकर किया या बोस ने? ब्योमकेश ने उस नीली राख की शीशी उठाई। इसमें जितना पदार्थ बचा है, यह उस रात जो डाला गया उससे ज्यादा है। मतलब यह कि जो पदार्थ उस नली में भरा गया था वह सिर्फ रामनाथ का नहीं था। कोई और भी था जिसने उस रात उस नली में अपनी तरफ से और पदार्थ मिलाया। मेरी सांस रुक गई। 3 लोग हैं जिन पर शक जा सकता है, रामनाथ, डॉक्टर बोस और नीलमाधव। रामनाथ बाहर से था, डॉक्टर बोस हवेली में थे, और नीलमाधव भी हवेली में था। ब्योमकेश ने कहा, पर नीलमाधव को उस रसायन के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने सिर्फ कागज दिए थे। तो रसायन वही जानता था जिसे उसकी जानकारी थी। डॉक्टर बोस और रामनाथ, तो दोनों में से एक ने उस रात ज्यादा डाला। ब्योमकेश ने कहा, या शायद दोनों ने अलग अलग डाला, बिना एक दूसरे को बताए। यह सुनकर मेरे दिमाग में चक्कर आया। शाम 5 बजे रामनाथ आया। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आया। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने ब्योमकेश को दिया। वकील के पास से लाया हूं, उसने कहा। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला, अंदर के कागज पढ़े। उसने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। यह मैकेनिक का बयान है, उसने कहा। इसमें सब लिखा है। रामनाथ ने सिर हिलाया। ब्योमकेश ने वह लिफाफा संभाल कर रखा, फिर नौकर को बुलाया। सुलोचना देवी को नीचे बुलाओ, डॉक्टर बोस को भी। नौकर ऊपर गया। थोड़ी देर में डॉक्टर बोस नीचे आए। उन्होंने रामनाथ को देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। फिर सुलोचना देवी नीचे आईं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। उनकी आंखें नीचे थीं। जब उन्होंने रामनाथ को देखा तो एक पल के लिए रुकीं। रामनाथ, उन्होंने कहा। तुम? रामनाथ उठने की कोशिश में था, पर पैर ने साथ नहीं दिया। वह बैठा रहा। सुलोचना देवी उसके पास आईं। उनकी आंखों में पानी था। 5 साल, उन्होंने कहा। 5 साल कहां थे? रामनाथ की आवाज टूट गई। माफ करना देवी, मैं डरा हुआ था, और मुझे लगा कि अगर मैं सामने आया तो शिशिर मुझे भी। सुलोचना देवी ने उसका हाथ थामा। वह बैठ गई उसके पास। ब्योमकेश ने यह देखा। उसके चेहरे पर कुछ था, कुछ जो मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। मिस? फिर वह बोला, अच्छा है, अब सब यहां हैं। कुछ बातें कहनी हैं जो सबको सुननी चाहिए। सब उसकी तरफ देखने लगे। ब्योमकेश ने उस नीली राख की शीशी मेज पर रखी। यह वह पदार्थ है जो शिशिर के कमरे में पाया गया। यह किसी खास प्रकार की जड़ी बूटी से बनता है। इसका धुआं तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। यह व्यक्ति को उसके सबसे गहरे डर का अनुभव करवाता है। एक सही खुराक में यह बस कुछ घंटों के लिए होता है, पर ज्यादा खुराक में यह दिल को इतना जकड़ लेती है
कि वह बंद हो जाए। वह रुका। उस रात शिशिर के कमरे में जितनी मात्रा गई वह एक इंसान की सहन शक्ति से कहीं ज्यादा, इतनी ज्यादा कि सिर्फ एक आदमी ने नहीं डाली हो सकती, 2 आदमियों ने डाली। डॉक्टर बोस का चेहरा पीला पड़ गया। रामनाथ ने कहा, 2। हां, ब्योमकेश ने कहा, तुम दोनों ने, पर शायद एक दूसरे को बताए बिना। कमरे में एक तनाव आ गया। रामनाथ ने डॉक्टर बोस की तरफ देखा। बोस, तुमने भी। डॉक्टर बोस चुप थे, उनके हाथ मेज के किनारे पर थे। ब्योमकेश ने उनकी तरफ देखा। समरेश बाबू, आपने रामनाथ को जो खुराक बताई थी वह कम थी, इतनी कम कि बस डर लगे, पर आपने खुद उस रात कुछ और भी किया। डॉक्टर बोस की आंखें नीची हो गईं। ब्योमकेश ने कहा, उस रात जब रामनाथ बाहर से नली में पदार्थ डाल रहा था, आप अंदर से कमरे की उस दरार के पास थे और आपने उसमें अपनी तरफ से और पदार्थ मिलाया। डॉक्टर बोस ने एक लंबी सांस ली। कमरे में सन्नाटा था। फिर धीरे से बोले, तरुण मेरा दोस्त था। उन्होंने कहा, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। शिशिर ने उसे मारा और 5 साल तक ऐश से जीता रहा। मैं बस डराना नहीं चाहता था। उनकी आवाज में एक ठंडापन था। तुम मारना चाहते थे, रामनाथ ने कहा। उसकी आवाज में क्रोध था। डॉक्टर बोस ने उसकी तरफ देखा और उस देखने में न हां था न ना। ब्योमकेश ने कहा, यह पुलिस तय करेगी, पर एक बात पक्की है, आप दोनों उस रात वहां थे। आप दोनों ने वह पदार्थ डाला और शिशिर मर गया। सुलोचना देवी ने रामनाथ का हाथ छोड़ दिया। वह अब अपने हाथों को देख रही थीं। फिर उन्होंने कहा, तरुण जाने से पहले मुझसे बात किए थे। उन्होंने कहा था कि शिशिर के बारे में उन्हें शक है, पर उन्होंने कहा था कि वह खुद इसे सुलझाएंगे। भाई है मेरा, चाहे जो हो। उनकी आवाज में वह दर्द था जो 5 साल से जमा था। और उस भाई ने उन्हें मार दिया। उन्होंने कहा। वह रुकी, फिर बोली, मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो बोलती है। ब्योमकेश ने उन्हें देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, आपके लिए यह सब बहुत कठिन था। सुलोचना देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वह अजीब शांति थी जो मैंने पहले दिन देखी थी, पर उसमें अब कुछ और भी था, एक थकान और एक राहत। अब खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा। ब्योमकेश ने नौकर को थानेदार को बुलाने भेजा। जब तक थानेदार आए हम उसी बैठक में बैठे रहे। कोई ज्यादा नहीं बोला। रामनाथ और डॉक्टर बोस अलग अलग कोनों में थे। सुलोचना देवी खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थीं। मैंने ब्योमकेश से धीरे से पूछा, क्या यह खत्म हुआ? वह बोला, जो दिखता है वह खत्म हुआ, पर एक चीज अभी भी है। क्या? वह बोला, नीलमाधव। हां, मैंने कहा, वह चला गया। ब्योमकेश ने कहा, वह वापस आएगा, उसे पता है उसे आना होगा। वह कायर नहीं है, वह बस थका हुआ बूढ़ा आदमी है जो गलत रास्ते पर एक कदम चल गया। थानेदार आए। ब्योमकेश ने उन्हें सब बताया। वह मैकेनिक का बयान दिया, नीली राख की शीशी दी और शिशिर की उस दराज में मिला कागज दिया। थानेदार ने डॉक्टर बोस और रामनाथ दोनों को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। रामनाथ जाते हुए रुका, ब्योमकेश की तरफ मुड़ा। तरुण बाबू को इंसाफ मिलेगा अब, उसने कहा। ब्योमकेश ने कहा, हां, पर वह इंसाफ उन्हें वापस नहीं लाएगा। रामनाथ की आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ गया। डॉक्टर बोस जाते हुए एक बार ब्योमकेश की तरफ मुड़े। मैंने जो किया वह गलत था, उन्होंने कहा, पर मैं इसका पछतावा नहीं करता। ब्योमकेश ने उन्हें देखा, कुछ नहीं बोला। वह चले गए। बैठक में अब बस हम 3 थे, ब्योमकेश, मैं और सुलोचना देवी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। बगीचे में शाम का उजाला था, हल्का, नरम। उन्होंने कहा, तरुण आए थे, वह आए थे ना? ब्योमकेश ने एक पल सोचा। हां, एक तरह से। वह मुस्कुराईं। मुझे पता था, वह बोली। उन्होंने कहा था कि हिसाब बराबर होगा, हो गया। बाहर बगीचे में वह पुराने पेड़ हिल रहे थे। हवा में एक ठंडापन था। उस ठंडेपन में कुछ था जैसे किसी लंबे इंतजार का अंत सा अंत। हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। सामान उठाया, बाहर निकले। दरवाजे पर मैंने पलटकर उस हवेली को देखा। वही पुरानी दीवारें, वही काले पत्थर,
वही लोहे का दरवाजा और उस पर वही उल्लू का निशान। पर अब उन खाली आंखों में जो था वह पहले नहीं था। एक खालीपन जो शांत था। गाड़ी में बैठते हुए मैंने ब्योमकेश से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें कब पता चला कि खुराक दो लोगों ने डाली थी? उसने कहा, जब मैंने वह शीशी की मात्रा देखी और जब डॉक्टर बोस ने सुबह मुझे वह जानकारी दी उस रसायन के बारे में। वह जानकारी बहुत सटीक थी, बहुत विशेष। उतनी जानकारी किसी को तभी होती है जब उसने उस रसायन पर काम किया हो, बस जानने वाला ना हो। और रामनाथ, रामनाथ ने सच बताया। उसने उतना ही डाला जितना बोस ने बताया था, पर बोस ने उसे कम बताकर खुद बाकी मिलाया। मैंने कहा, बोस तो तरुण का दोस्त था, शिशिर से नफरत करता था, पर रामनाथ, क्या वह भी? ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी कोलकाता की गलियों में आ चुकी थी। रामनाथ दर्द में था। 5 साल का दर्द। वह सच में सिर्फ डराना चाहता था। उस रात जो हुआ वह उसकी पूरी योजना नहीं थी, पर वह उस मौत में बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि उसने वह नली लगाई और वह पदार्थ डाला। ब्योमकेश ने कहा, इरादा चाहे जो हो। हम घर पहुंचे। अगले दिन सुबह एक खबर आई। नीलमाधव ने थाने में खुद हाजिर होकर बयान दिया था रात को। ब्योमकेश ने यह सुनकर कहा, मैं जानता था। कुछ दिन बाद जब उस मामले की फाइलें बंद होने लगीं, तो ब्योमकेश ने एक शाम मुझे कहा, अजित, इस मामले में एक चीज है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। क्या? वह बोला, तरुण मुखर्जी ने उस विमान में अपना दोस्त बचाया। उस दोस्त ने 5 साल बाद इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। एक बूढ़े मुंशी ने कागज दिए क्योंकि उसे उस इंसान से प्यार था, और एक डॉक्टर ने गलत रास्ता चुना क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। इसमें कोई विजेता नहीं। नहीं, उसने कहा, पर इसमें एक सच है कि जो गलत होता है उसका हिसाब होता है, देर से ही सही। बाहर कोलकाता की शाम थी। दूर से किसी के घर में संगीत की आवाज आ रही थी, धीमी, उदास, सुंदर। मैंने उसे सुना और मुझे लगा जैसे कहीं दूर से तरुण मुखर्जी भी सुन रहे हों अपनी उस अधूरी यात्रा के उस पार से, और शायद मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि हिसाब बराबर हो गया था।